मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि हर नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह वे आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभचिंतकों का व विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भी समर्पित की है, जिसके तहत चलकर ही इस वर्ष भी वे आज मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर हर वर्ष हमारी पार्टी के ये लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद भी करते हैं और इस बार भी ये लोग काफी मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफी मदद भी मिली है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर एकजुट होकर व सभी साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है। जबकि ऐसी मानसिकता रखने व नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है।
तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। साथ ही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से ही अब यहाँ उत्तराखंड व अन्य पहाड़ी बहुल्य प्रदेश भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में जरूरतमंद लोगों को सही से बसाने की बजाय उल्टा हल्द्वानी की तरह ही अधिकांश उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी के लोग तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़े बचे हुए हैं और अब यहाँ यूपी सहित पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों का भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादातर इनका भी राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। ये भी देश के लिए काफी चिंता की बात है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह दी है। और अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर विशेषकर अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी इन्हें फिर से ये याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता व इन कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इन लोगों को ये कहा है कि मैंने यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार व सदियों से उपेक्षित रहे अपने इन वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने तथा अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिलाए हैं, तो उनका सही से वह पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके वह संगठित होकर तथा अपने खुद के राजनीतिक मंच से जुड़कर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते हुए कभी भी इन वर्गों के लोगों को संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से वह पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। इसके साथ ही एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है, जिसके तहत ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एससी व एसटी के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है, जिसकी खास वजह से ही इस बार यूपी निकाय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है, जिसके तहत ही सपा सरकार ने ओबीसी की 17 पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर व उन्हें एससी वर्ग में शामिल करने का भी
ये गैर संवैधानिक कार्य करके इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी के आरक्षण से वंचित कर दिया और फिर ये सभी जातियां ना ओबीसी में रह पाई और ना ही एससी में उन्हें शामिल किया जा सका। और ये गलत कार्य करने पर सपा सरकार को कोर्ट की फटकार अलग लगी और तब फिर ये जातियां पुरानी स्थिति में वापस आई हैं। इसके साथ साथ सपा सरकार ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण को भी खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ, जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ दिया गया है। अन्य सभी मामलों में भी इनका प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब की कही गई इन बातों पर अमल करके इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से व हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संवैधानिक कानूनों का सही से व पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर यही इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। वैसे भी इसके सिवाय मुझे इनसे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में मेरे ये लोग अब मुझे आगे कतई भी निराश नहीं करेंगे और इसके लिए मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में जो भी प्रयास किए हैं तो उसे विशेषकर बीएसपी से जुड़ रहे नए लोगों व वर्तमान युवा पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ी के भी जानने व समझने के लिए अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी लिखी पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 18वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का, जिसमें मुख्य तौर से 1 वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि के क्रम में खासकर मेरे सामने आने वाली कठिन चुनौतियों, अनेकों प्रकार के संघर्षों एवं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन व विवरण तथा साफ सुथरा लेखा जोखा होता है उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धन्ना सीटों के धन बल पर व उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनत कर बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। इसके साथ ही नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य एससी, एसटी, ओबीसी व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठबंधन के बल पर, इस बने गठजोड़ के बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए अब मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी
हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछोड़ दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी व खास बातों के साथ ही अब मैं पुनः मेरे जन्मदिन मनाने वाले अपने सभी शुभचिंतकों व विशेषकर पार्टी के लोगों का पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा उन्हें नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत आप लोगों के साथ साथ मीडिया बंधुओं के साथ साथ उन्हें भी नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये कामना किंतु मैं अपनी व पार्टी के लोगों की भी मेहनत व संघर्ष पर ये भरोसा करती हूँ कि आने वाले समय में निश्चय ही सर्व समाज के गरीबों एवं मेहनतकश लोगों के तथा बहुजन समाज के लिए भी वास्तव में सन 2023 का ये वर्ष नया सवेरा बनकर जरूर आएगा और फिर उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी अच्छी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। अब मैं अपनी पार्टी व मूवमेंट से जुड़ी मिशनरी पुस्तक का सफरनामा पुस्तक का यहाँ विमोचन करती हूँ। अंत में अब मैं सभी मीडिया बंधुओं से अपने जन्मदिन का केक व जलपान आदि ग्रहण करने के विशेष आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप एक एक करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इसका कुछ यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। केवल पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। जमीनी हकीकत में यूपी की जनता को कुछ लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो राजनीति में
उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जहाँ तक बीएसपी का अपना बेस वोट है वो टच से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है, खास तौर से जैसे ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर, तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया का मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी, इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है, तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग, इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं, तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहाँ मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहाँ खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है, बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और पूछो नहीं, हम तो जो कर सकते थे, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं
कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। परिवार, जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं हैं हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।